आत्महत्या करना घोर पाप है, महापाप है करके। भारवी जो है 2 दिनों से घर पर नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी हिंदी पठ्य पुस्तक के जो तृतीय सोपान है एकांकी भाग, उससे हम आज देखेंगे। देखिए, तृतीय सोपान में आप लोगों को 2 एकांकियों को दी गई है। 2 एकांकियों को यहाँ पर आपको दी गई है। पहला एकांकी है इसमें सूखी डाली और दूसरी एकांकी है प्रतिशोध। पहली है सूखी डाली और दूसरी एकांकी है यहाँ पर प्रतिशोध। तो आज हम जो दूसरी एकांकी है प्रतिशोध, उसको आज हम देखेंगे। दूसरी एकांकी जो प्रतिशोध है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो प्रतिशोध एकांकी है उसको जानने से पहले उसकी जो एकांकीकार है, उसके जो रचनाकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हम पहले प्राप्त करेंगे। देखिए, प्रतिशोध की जो एकांकीकार है, रचनाकार है, वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जन्म 15 सितंबर 1905 में हुई। कब हुई? 15 सितंबर 1905 में इनकी जन्म हुई। वही इनकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1990 में हुई। कब? 5 अक्टूबर 1990 में। भारत सरकार ने इनको जो है पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया है। किसे? पद्म भूषण उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ इनको अन्य पुरस्कारों से भी जो है पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो है एकांकियों को नवीन एवं महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करने में रामकुमार वर्मा जी का नाम जो है बहुत ही उल्लेखनीय है। रामकुमार वर्मा जी ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक और व्यंग्य विनोद से भरपूर एकांकियों की रचना जो है बहुत ही सफलतापूर्वक इन्होंने किया है। उनके प्रमुख एकांकी कुछ इस तरह है: चारुमित्रा, दीपदान, रिमझिम, ध्रुवतारा आदि इनकी प्रमुख एकांकियां है। इनकी जो एकांकी है वो अभिनय है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो एकांकी है वह अभिनय है। उन एकांकियों में अभिनय संबंधी पर्याप्त सूचनाओं को भी वहां पर दी गई है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकी है, सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकियों में इन्होंने क्या किया है, सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग उन्होंने किया है। वहीं इनकी सांस्कृतिक और पौराणिक एकांकियों में क्या किया है इन्होंने, वो जो एकांकी है सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत होने के कारण उन्होंने तत्सम प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। इसका अर्थ क्या है, इन्होंने वातावरण, देशकाल, परिस्थिति और पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार उन सबको ध्यान में रखते हुए उचित संवाद योजना और उसके साथ साथ उचित भाषा शैली का प्रयोग इन्होंने अपनी एकांकी में किया है। इसी के कारण तो उनकी एकांकियां इतनी प्रसिद्ध हुई। एकांकी का अर्थ यहाँ पर क्या है? एक अंक वाला नाटक। क्या है एकांकी? मतलब 1 अंक वाला नाटक या फिर छोटा सा नाटक भी हम कह सकते हैं। बहुत ही छोटा सा नाटक है, 1 अंक वाला नाटक, इसीलिए इसे एकांकी कहा जाता है। तो इसीलिए तो क्या है, इन सब के बारे में सोचते हुए देशकाल, वातावरण, परिस्थिति और व्यक्तित्व सबके बारे में सोचते हुए संवाद शैली का जो प्रयोग है, भाषा शैली का जो प्रयोग है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने की है। इसीलिए तो क्या है, इनकी जो एकांकी है वो इतनी प्रसिद्ध बन जाती है और उसके साथ साथ ये एक प्रसिद्ध एकांकीकार बन जाते हैं। अभी जो प्रतिशोध है एकांकी, फिलहाल आपके पठ्य पुस्तक में उनकी जो प्रतिशोध एकांकी दी गई है वह एक सांस्कृतिक एकांकी है। क्या है? वह सांस्कृतिक एकांकी है।
इसकी कथानक क्या है? जो संस्कृत के महाकवि भारवी है उनके जीवन से संबंधित है। संस्कृत के महाकवि जो भारवी है उनके जीवन से संबंधित क्या है? इसकी कथानक है, मतलब कथा वस्तु है। देखिए, जो प्रतिशोध एकांकी है उसको बहुत ही विस्तृत रूप में देखने से पहले, प्रतिशोध एकांकी को विस्तृत रूप में जानने से पहले, देखने से पहले हम इसकी जो कथा वस्तु है उसको जान लेंगे। क्या है इसकी कथा वस्तु? अभी आपको ये तो समझ में आ गया है कि किससे संबंधित है ये? भारवी के जीवन से संबंधित, जो संस्कृत के महाकवि है। तो आइए पहले हम जो है उसकी जो कथा वस्तु है, जो कथानक है, उसको हम जानेंगे। देखिए, भारवी जो संस्कृत के महाकवि है, एक दिन क्या होता है, अचानक वो घर नहीं पहुंचते। तो 2 दिन बाद में 2 दिन हो जाता है, 2 दिन से जो बेटा है घर नहीं आया है, मतलब जो भारवी है घर नहीं लौटता। तभी क्या होता है, यहाँ पर 2 दिन से बेटा घर पर नहीं आया है करके उसकी जो माँ है बहुत ही परेशान रहती है। माँ जो है बेटे के घर ना आने पर, 2 दिनों से बेटे के घर ना आने पर क्या है, बहुत ही परेशान है। और जो भारवी के पिता है, भारवी के पिता क्या करते हैं, उनकी पत्नी को, मतलब भारवी की माँ को वो समझाते हैं, उसे समझाने की भरसक प्रयास वो करते हैं। फिर भी माँ बेचैनी रहती है, क्योंकि माँ का दिल जो ठहरा, तो इसीलिए माँ परेशान रहती है। और एक जगह पर क्या होता है, जो भारवी है क्या है, वो शास्त्रार्थों में पंडितों को हराते रहते हैं। तो इसीलिए लगातार पंडितों को शास्त्रार्थों में हराने के कारण क्या होता है, उनमें जो अहंकार है, भारवी में अहंकार जो है बढ़ता जाता है। तो भारवी में जो दिन ब दिन अहंकार बढ़ती जाती है, उसे देखकर जो है उसके पिता जो है वो सोच में पड़ जाते हैं। उनको लगता है अगर ये जो है इसी तरह जो अहंकार में पड़ा रहेगा, दम्भी बनेगा, तो वो क्या है, सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और ऊंचाई तक वह नहीं जा सकता। उसकी अभिवृद्धि क्या है, यहीं पर रुक जाएगी। इसीलिए पिता क्या करते हैं, एक दिन भरी सभा में पंडितों के सामने, जिन पंडितों को भारवी हमेशा हराता रहता है, उन्हीं पंडितों के सामने उनके पिता जो है, भारवी के पिता जो है क्या करते हैं, उसकी अपमान करते हैं, उसको ताड़ना देते हैं। तो तभी वो वहां से क्या, बहुत ही क्रोधित होकर वहां से लज्जित होकर चला जाता है। तब से क्या है, यहाँ पर उस दिन से भारवी अभी घर नहीं लौटा है। तो भारवी जो यहाँ पर क्रोधित होकर, लज्जित होकर वहां से चला जाता है, वो सोचता है जिन पंडितों को वहां हराता है वही क्या है, उन्हीं के सामने उसके पिता जो है उसकी अपमान करते हैं। तब सभी लोग क्या है, हंसते हैं उस पर। तो भारवी क्रोधित है अभी। देखिए, एक व्यक्ति अगर बहुत गुस्से में रहता है तो उसकी सोचने की क्षमता जो है, सही गलत का जो फर्क है उसे समझ में नहीं आता है। भारवी के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो क्या करता, पहले आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, अभी उसकी अपमान हो गई ना, इसीलिए क्या है, वो आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, मगर फिर वहां आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि आत्महत्या करना घोर पाप है, महापाप है करके। फिर वो सोचता है, उसके दिमाग में क्या है, एक सोच आती है कि जिस पिता के कारण उसका अपमान हुआ है उसी को वहां क्या है, खत्म कर दे, अंत कर दे। मतलब वो सोचता है कि जब तक उसके पिता जीवित रहेंगे ऐसे ही सबके सामने जो है उसे अपमान होते रहना पड़ेगा। पिताजी उसकी रुद्धि से क्या है, वो जलते हैं, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं करके सोच कर वो क्या करता है, पिता को ही क्या है, मारने के बारे में सोच लेता है और मारने के लिए भी आता है। ऐसे ही संदर्भ में जब उसे पिता के उद्देश्य के बारे में पता चलती है, क्यों पिताजी ने उसको सबके सामने अपमानित किया, ये जो उद्देश्य, ये जो कारण है, जब उसे पता चलता है तभी वो क्या करता है, तलवार को छोड़ देता है। मतलब अपने पिता को मारने के लिए आया होता है, वह रुक जाता है। उसे क्या होता है, प्रायश्चित होता है, मैं ये कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तभी वो अपने पिता से क्षमा याचना करते और उसके साथ करता है, और उसके साथ साथ वह क्या करता है, अपने पिता से कहता है कि मेरे दिमाग में ये जो सोच आया, ये जो पाप
क्या है, मैं करने जा रहा था, उसके बदले में आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए। उस पाप के बदले में, पितृ हत्या के बदले में आप पुत्र हत्या कीजिए। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं, अभी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। वो पुत्र को समझाते हैं, अभी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। जिसे अपनी गलती का एहसास होता है उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं है। तभी फिर भी भारवी नहीं मानता है। अभी वो कहता है, ठीक है, अभी प्रायश्चित के रूप में तो मुझे कुछ दंड दीजिए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह सकता करके जब वो कहता है अपने पिता को, तभी जो उसके पिता है वो क्या करते हैं, भारवी को 6 मास तक, मतलब 6 महीनों तक श्वसुरालय में, श्वसुरालय मतलब यहाँ पर क्या है, अपने ससुराल में, भारवी के ससुराल में जाकर झूठे भोजन पर अपने जीवन व्यापन करना और उसके साथ साथ क्या है, ससुराल वालों की सेवा करने की जो दंड है उसे देते हैं। जब वो अपना दंड भुगतता है और उसके साथ साथ ये जो घटना घटती है, उसके बाद से भारवी में जो अहंकार रहता है वो क्या है, नष्ट हो जाता है। उसमें जो अहम जो रहता है, दंभ जो रहता है वो नष्ट हो जाता है। तो फिर क्या, भी एक बार अहंकार जो है मन में जो रहता है नष्ट होने के बाद क्या है, वो प्रगति के पथ पर क्या है, उसको कोई भी बाधा नहीं आई, कोई भी अड़चन जो है वह नहीं आया। तो उसके कारण क्या है, प्रगति के पथ पर चलते हुए वो एक महाकवि बना। वही जो भारवी है वो संस्कृत की जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के महाकवि भारवी बन जाता है। देखिए ये इसकी कथा वस्तु है। ये क्या है, इस जो एकांकी है प्रतिशोध, इसकी कथा वस्तु है। इस एकांकी की कथा वस्तु में हम देख सकते हैं किस तरह उसके पिता, भारवी के जो पिता है वो क्या करते हैं, भारवी की जो अहंकार है उसे नष्ट कर देते हैं और उसे क्या है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तभी जाके वो किस तरह वो बाद में महाकवि बनता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के प्रगति पथ में क्या है, जो अहंकार है वह बाधा बन सकती है। ज्ञान प्राप्ति में और उसके साथ साथ प्रगति के पथ पर चलते हुए किस तरह अहंकार जो है बाधा बनती है, इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए जो है यहाँ पर इस एकांकी को आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है अहंकार बहुत ही बड़ा बाधक है। इसीलिए व्यक्ति में अहंकार नहीं रहना चाहिए। यही समझाने के लिए क्या है, इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में की गई है। आइए आगे हम इस एकांकी को देखेंगे। इस एकांकी को जानने से पहले यहाँ पर पात्र परिचय जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए कथा वस्तु के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, अभी उसके साथ साथ एकांकी कहते ही पात्र यहाँ पर प्रमुख बन जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम पहले पात्र परिचय देखेंगे। इस एकांकी में प्रमुख पात्र कौन है, यहाँ पर भारवी है। तो भारवी कौन है, संस्कृत के महाकवि। और एक दूसरा पात्र क्या है यहाँ पर, श्रीधर। श्रीधर कौन है यहाँ पर, पहले तो वो संस्कृत के महापंडित है। श्रीधर संस्कृत के महापंडित है और उसके साथ साथ वो क्या है, भारवी के पिता है। भारवी के पिता। देखिए यहाँ पर एक अंक के लिए आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृत के महाकवि कौन है। कौन है संस्कृत के महाकवि, भारवी। और संस्कृत के महापंडित कौन है करके भी पूछ सकते हैं। उसके लिए उत्तर क्या है यहाँ पर, श्रीधर। संस्कृत के महापंडित कौन है, श्रीधर है। और उसके बाद भारवी के पिता का नाम भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्या है भारवी के पिता का नाम, श्रीधर। नेक्स्ट और एक पात्र जो यहाँ पर हम देख सकते हैं वह है सुशीला। सुशीला कौन है यहाँ पर, भारवी की माता। कौन है सुशीला, यहाँ पर भारवी की माता है, माँ है। और भारती, और एक पात्र जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं वह है भारती। तो भारती कौन है यहाँ पर, एक विदुषी है।
एक वह विदुषी है। नेक्स्ट और लास्ट में एक पात्र यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम, आभा। आभा नामक पात्र जो है वह कौन है यहाँ पर, वो सेविका है। किसके सेविका है, भारवी के घर की सेविका है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये जो 3 पात्र है ये प्रमुख पात्र है। किसी भी पात्रों के अंतर्गत प्रमुख पात्र और गौण पात्र करके हम देख सकते हैं। तो प्रमुख पात्र के अंतर्गत भारवी जो इस कथा के कथानायक है, और उसके बाद श्रीधर, सुशीला, ये तीनों यहाँ पर प्रमुख पात्र है। और ये जो 2 पात्र है यहाँ पर वो गौण पात्र है। क्या है, भारती और आभा जो है यहाँ पर गौण पात्र है, मतलब कुछ ही समय के लिए यहाँ पर आकर चले जाते हैं। तो आइए अभी पात्र परिचय हो गया। देखिए इन पात्रों का जो नाम है अच्छे से आप लोगों को याद रखनी है। स्पेशली इस एकांकी में तो सिर्फ 5 ही पात्र है। अगर आप इनके नाम को और उनके जो पात्र है, कौन कौन से पात्र है, इसे अच्छे से याद रखेंगे तो आगे जो आप एकांकी को देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, वो क्या है, बहुत ही आसानी से आप समझते जा सकते हो और आपके याद में भी अच्छे से रहेगी। तो पहला है भारवी जो कथानायक है और संस्कृत के महाकवि है, और उसके बाद है श्रीधर जो संस्कृत के महापंडित है और भारवी के पिता, और सुशीला कौन है, भारवी की माँ है, और उसके बाद भारती एक विदुषी है, और उसके बाद एक आभा वो भारवी के घर की सेविका है। तो पात्र परिचय हो गया। आइए अभी हम एकांकी के बारे में जानेंगे। एकांकी के प्रारंभ में ही, एकांकी के प्रारंभ किस तरह होता है, उसके जो भारवी के जो पिता है वो क्या करते हैं, यहाँ पर श्लोक पढ़ते रहते हैं ग्रंथ में। एकांकी का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है, भारवी के जो पिता है वो क्या कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ को देखते हुए वह श्लोक पढ़ते हैं, बाद में उसका उस श्लोक की जो अर्थ है उसे भी वह समझाते हैं। उसे समझाते हुए अर्थ को पढ़ते हुए वो क्या है, सुशीला की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुशीला तुम सुन तो रही हो, तुम सुन रही हो ना करके। तभी सुशीला यहाँ पर जवाब देती है, हाँ सुन रही हूँ, सुन तो रही हूँ, मगर भारवी। क्या कहती है सुशीला वहां पर, भारवी करके, मगर भारवी करके कहती है। तभी श्रीधर वहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं, भारवी। इसका अर्थ क्या है, तुम्हारा दान यहाँ पर नहीं है, तुम्हारा क्या है, अपने बेटे की ही चिंता है, छोड़ो उसकी चिंता। अभी क्या है, तुम्हें तुम्हारे बेटा जो है वह उपनिषद से भी बढ़कर हो गया है करके कौन कहते हैं, श्रीधर जो है सुशीला से कहते हैं। तभी सुशीला कहती है, भारवी जो है 2 दिनों से घर पर नहीं आया है, ये दूसरा दिन है, अभी वो घर नहीं आया है, क्या आपको इसकी चिंता है, मुझे तो उसी की चिंता खाई जा रही है करके जैसे ही सुशीला कहती है, तभी यहाँ पर श्रीधर जो है उसे कहते हैं, छोड़ो, क्या है, उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो, भारवी तो एक कवि है। क्या है, भारवी एक कवि है, शायद ही क्या है, वो किसी कवि गोष्ठी में बैठकर, भारवी शायद ही किसी कवि गोष्ठी में बैठकर आनंद ले रहा होगा, तुम क्यों अभी चिंता करती हो, उपनिषद पर ध्यान दो, ग्रंथों पर ध्यान दो करके यहाँ पर कहती है। तभी सुशीला यहाँ पर कहती है, आप पिता हो, शायद ही क्या है आपको क्या है भारवी के बारे में चिंता नहीं हो सकती। यहाँ पर जैसे ही श्रीधर सुशीला से कहते हैं, वो तो कवि है, शायद ही कोई किसी कवि गोष्ठी में बैठकर आनंद ले रहा होगा, तुम उसकी चिंता ना करो। अभी यहाँ पर शास्त्रार्थ में ध्यान दो करके जैसे ही वो कहते हैं, तभी सुशीला अपने पति से क्या कहती है, आप तो पिता है, शायद ही क्या है आप शास्त्रार्थ को ज्यादा जो है प्रामुख्यता दे सकते हैं, आपको उतने बेटे की चिंता नहीं हो सकती, मगर मैं तो माँ हूँ, मैं तो माँ हूँ, क्या है मुझे बेटे की चिंता रहती ही है करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे यहाँ पर मेरा पुत्र ही है करके कहती है। तभी श्रीधर यहाँ पर कहते हैं,
तुम भी क्या कह रही हो। देखो भारवी जो है वह एक कवि है, अपनी कल्पनाओं में न जाने कितनी संसार की सृष्टि करता है, वह संसार का जनक है, वह कोई छोटा बच्चा नहीं, उसके बारे में उतनी चिंता ना करो करके यहाँ पर समझाते हैं। तभी यहाँ पर कहते हैं अगर वो इस संसार का जनक है तो क्या वो अपनी कल्पनाओं से क्या कर सकता है, अपनी माँ की भी सृष्टि वह कर सकता है। वो नई नई संसारों की सृष्टि करता है, वैसे अपनी माँ की भी सृष्टि वह कर सकता है नहीं। देखिए वो क्या कहते हैं, करे भी तो सही, अगर माँ की सृष्टि करे भी तो सही, मगर मेरे लिए क्या है यहाँ पर, इस संसार में भारवी की एकमात्र माँ मैं ही हूँ, इसे कोई जुटला नहीं सकता करके यहाँ पर सुशीला कहती है। तभी श्रीधर वहाँ पर कहते हैं भारवी भारवी भारवी, तुम्हें मैं और कैसे समझाऊं। छोड़ो, वह कोई छोटा बच्चा नहीं है, वह एक कवि है, वह एक पंडित है, अभी तुम उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो करके कहते हैं। और कहते हैं कि शास्त्रार्थ पर ध्यान दो। तभी वो कहती है मैं कैसे शास्त्रार्थ पर ध्यान दे सकती हूँ, मैं एक माँ हूँ। तभी वो कहते तुम क्या है, भारवी भी एक मूर्ख है और तुम भी। तभी यहाँ पर सुशीला कहती है हाँ देखिए, श्रीधर के बातों को आधे में ही रोकते हुए यहाँ पर क्या है, वो कहती है सुशीला कि हाँ मैं भी मूर्ख हूँ, मैं भी यहाँ पर मूर्खा हूँ, आप तो ठहरे पंडित। क्या जो शास्त्रार्थ और जो पांडित्य है वो व्यक्ति को इतने निष्ठुर बना देते हैं। सुशीला क्या कहती है अभी यहाँ पर, आप में जो पांडित्य है और जिस शास्त्रार्थों के अध्ययन आप करते हो, क्या वो मनुष्य को इतना निष्ठुर बना देते हैं कि वो क्या अपने बेटे के बारे में भी वह चिंता ना करे। इतना निष्ठुर तो मैं नहीं हो सकती, मैं तो माँ हूँ, माँ का हृदय है मेरा करके यहाँ पर वो जैसे ही कहती है तभी वो कहती है कि छोड़ो, अभी क्या है, वो भी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो करके। तभी तुम भी करके जैसे ही श्रीधर कहते हैं तभी सुशीला यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं भी मूर्खा हूँ, मैं तो इतना निष्ठुर नहीं हो सकती। अगर बेटे के बारे में जो चिंता करने, पुत्र के बारे में चिंता करना मूर्ख है तो मैं ये जो मूर्खता है वो करती ही रहूंगी। क्या कहती है सुशीला, पुत्र के बारे में चिंता करना अगर मूर्खता है तो मैं ये जो मूर्खता है जीवन भर करना चाहती हूँ। देखिए एक माँ का जो हृदय है यहाँ पर, एक माँ की जो ममता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। माँ की जो संवेदनशील भावनाएं है पुत्र के प्रति, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक श्रीधर जो है कितनी समझा रहे सुशीला को कि भारवी कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो एक कवि है, वो एक पंडित है, वो कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसे, तुम उतनी चिंता क्यों करती हो, शास्त्रार्थ पर ध्यान दो, उपनिषद पर ध्यान दो। मगर फिर भी क्या है, सुशीला यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही है। क्यों ध्यान नहीं दे पा रही है, उसमें एकाग्रता क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि उसे बेटे की चिंता है, भारवी की चिंता है। अभी ये दूसरा दिन है, 2 दिन हो गए, अभी भारवी घर पर नहीं आया। वैसे तो भारवी क्या है, मुझे कहे कहीं भी नहीं जाता, मतलब माता को कहे बिना वह कहीं भी नहीं जाता। अचानक वो ऐसे क्या है, कहाँ चला गया करके माँ यहाँ पर चिंतित है। संसार में हर एक माँ जो है वैसे ही है, वो हर छोटी मोटी बात पर बच्चों को लेकर चिंतित रहती है। जो बात वो यहाँ पर कहती है, अगर बच्चों के बारे में चिंता करना, पुत्र के बारे में सोचना मूर्खता है तो मैं क्या है, जीवन भर ये मूर्खता करने के लिए तैयार हूँ, मैं जीवन भर मूर्खा ही बनी रहूंगी करके वो यहाँ पर कहती है। एक तो भारवी के प्रति उसका प्रेम, उसकी जो ममता है यहाँ पर हम देख सकते हैं, और एक साथ संसार के सभी माताओं को यहाँ पर वो प्रतिबिंबित करती है। शायद ही क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह माँ जो है, आप लोगों की माँ भी क्या है, हर छोटी मोटी बात पर क्या है आपको लेकर वहाँ परेशान रहती है। तो क्या है, यहाँ पर माँ की जो ममता, माँ का प्यार ही कुछ ऐसा है। तभी जैसे ही सुशीला कहती है आप इतने निष्ठुर कैसे बन सकते हो, मैं क्या है मूर्खा हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे बेटे की चिंता है। तभी यहाँ पर श्रीधर उसे समझाते हैं। क्या समझाते हैं?
उसे कहते हैं सुशीला से कि अभी सुशीला बस करो, अभी मैं तुम्हें और किस तरह समझाऊं, आ जाएगा 12वीं कहीं नहीं जाएगा करके जैसे कहते हैं। तभी सुशीला श्रीधर से पूछते हैं, कहीं आपने तो 12वीं को घर पर आने से नहीं रोका है? घर पर आने के लिए आपने तो नहीं रोका करके यहाँ पर कहती है। तभी श्रीधर कहते हैं, तुम क्या कह रही हो सुशीला? क्या एक पिता अपने पुत्र को घर से निर्वासित कर सकता है? एक पिता क्या अपने पुत्र को घर से निर्वासित करना मतलब निकाल सकता है क्या करके यहाँ पर प्रश्न करते हैं सुशीला को। तभी सुशीला कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप तो पिता हो, आप तो पिता हो, पिता तो कुछ भी कर सकते हैं, पिता तो कुछ भी कर सकता है। वह पुत्र को समाज से निर्वासित कर सकता है, वह पुत्र को जाति से निर्वासित कर सकता है, पिता एक पुत्र को अपने घर से भी निर्वासित कर सकता है। तभी यहाँ पर श्रीधर कहते हैं, मगर दिल से तो निर्वासित नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? दिल से तो मतलब दिल से तो निकाल नहीं सकता। देखिए यहाँ पर माँ कहती है, एक पिता होने के नाते, एक पिता होने के नाते जाति, समुदाय, समाज और उसके साथ साथ घर से भी आप उसको निकालने का हक आपको है, आप निकाल सकते हो करके यहाँ पर क्या है, संशय कर रही है। तो ये जो संशय वह कर रही है, कहीं श्रीधर ने तो मतलब कहीं 12वीं के पिता ने ही उनको घर आने से रोक दिया है क्या, 12वीं को घर मत आओ, इस तरह कुछ कह दिया है क्या करके यहाँ पर क्या है, अपना संशय वह प्रकट करती है श्रीधर के सामने। तभी श्रीधर कहते हैं, हाँ पिता होने के नाते क्या है, वो सभी हक है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मगर अभी फिलहाल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिलहाल तो मैंने 12वीं को घर आने से नहीं रोका है करके यहाँ पर समझाते हैं। और कहते हैं, हाँ मगर अगर 12वीं अधर्म के राह पर चलेगा, फिर वो क्या कहते हैं सुशीला से, अगर 12वीं अधर्म के राह पर चलेगा, वह अगर अनुशासनों का उल्लंघन करेगा, नियमों का, शास्त्रार्थों का उल्लंघन करेगा, अधर्म के राह पर चलेगा, तब तो मैं जरूर उसे क्या करूँगा, निर्वासित करूँगा, घर से और समुदाय से, दोनों से मैं निर्वासित करूँगा, मगर फिलहाल मैंने उसे अभी घर से निर्वासित नहीं किया है, मैंने उसे घर आने से नहीं रोका है करके यहाँ पर कहते हैं। अभी श्रीधर जो है सुशीला को समझा रहे हैं कि क्या है, उतनी बेचैन मत हो, उतनी चिंता ना करो, तुम्हारा पुत्र कहीं नहीं जाएगा, वह जरूर आएगा। इतना वो यहाँ पर समझा रहे कि मैंने उसे घर आने से नहीं रोका है, अभी वो कहीं नहीं गया होगा, आ जाएगा करके इतना समझाने की वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं। फिर भी क्या है यहाँ पर सुशीला जो है समझ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि क्या है, उसका जो दिल है माँ का दिल है, तो बेटे के बारे में वह चिंतित तो जरूर होगी। माँ क्या है, बच्चों की हर छोटी मोटी बात पर वह चिंता करते हैं। वैसे में तो यहाँ पर 2 दिन से बेटा घर नहीं आया है, तो सुशीला बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चिंतित है। इसीलिए सुशीला को समझाने की भरसक प्रयास जो है यहाँ पर कौन कर रहे हैं, श्रीधर कर रहे हैं, मगर सुशीला यहाँ पर मान नहीं रही है। उसको अभी तक क्या है, वो चिंता से मुक्त नहीं हो पा रही है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि 12वीं कहाँ गया था। अभी अगर श्रीधर ने 12वीं को घर आने से नहीं रोका तो 12वीं कहाँ गया था। सुशीला श्रीधर की बात को मानकर वह चिंता मुक्त होगी। 12वीं घर कब लौटेगा, ये सभी जो है आगे के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। धन्यवाद।